हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 20 जो कि है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करता है हमको एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि किस चीज़ पे बेस्ड है, हमारे ब्रिटिश पैटर्न पे। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो हेड करे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि एक रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है हमारे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। और जो प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो डिटेल में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जो आर्टिकल है 74 एंड 75 वो डील करते हैं इसके साथ ब्रॉडली। जैसे कि आर्टिकल 74 है वो डील करता है स्टेटस के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और आर्टिकल 75 जो कि डील करता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टेन्योर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 74 जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड है कि वो एड एंड एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो कि एड एंड एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को जिस समय वो अपना कुछ फंक्शन कर रहे होंगे। ओके। और तो वो उस एडवाइस के साथ ही अपना आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे फंक्शन को। हाउएवर जो प्रेसिडेंट है वो रिक्वायर करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसिडर करने के लिए एडवाइस, एंड जो प्रेसिडेंट हैं वो उस एडवाइस के अकॉर्डिंग चीज़ें टेंडर करेंगे और रिकंसिडरेशन करेंगे। ठीक, आफ्टर सच रिकंसिडरेशन मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा फिर दोबारा से रिकंसिडरेशन करके फिर उस चीज़ के अकॉर्डिंग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो चीज़ों को। ओके। और जो कोई भी एडवाइस अगर दी जाएगी मिनिस्टर्स के द्वारा तो वो इंक्वायर नहीं करी जा सकती किसी भी कोर्ट के अंदर में। 75 है कि अदर प्रोविजंस जो कि रिलेटेड है मिनिस्टर्स के साथ, जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करे जाएंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड जो अदर मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में, वो 15% उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, जो जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा में उसके 15% से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। और जो प्रोविज़न ये ऐड करा गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के। और जो मेंबर है किसी भी सदन का पार्लियामेंट के, वो मतलब बिलोंग करेगा किसी एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। if अगर वो किसी सदन से डिस्क्वालीफाइड है तो वो डिस्क्वालीफाइड है एज अ मिनिस्टर के लिए भी। ठीक, ये जो प्रोविज़न है ये ऐड करा गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। और ये जो मिनिस्टर हैं ये होल्ड करेंगे अपना ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक लगेगा प्रेसिडेंट को तब तक ये अपने ऑफिस में रहेंगे। ठीक। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रेस्पॉन्सिबल है कलेक्टिवली लोकसभा को, और जो प्रेसिडेंट है वो एडमिनिस्टर करता है इनकी ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी टू अ मिनिस्टर। और जो मिनिस्टर है जो कि मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का किसी भी सदन का, तो वो 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है, उसके बाद उसको जीत के आना ही पड़ेगा। ठीक। और जो सैलरी एंड अलाउंसेस है मिनिस्टर के वो डिटरमाइन करे जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। जो आर्टिकल 77 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो एक्सप्रेस करे जाते हैं किसके नाम में, प्रेसिडेंट के नाम में। और जो ऑर्डर्स हैं जो अदर इंस्ट्रूमेंट हैं एग्जीक्यूटेड होते हैं प्रेसिडेंट के नाम में, वो ऑथेंटिकेट होते हैं इन सच अ मैनर जो कि स्पेसिफाइड है रूल्स में जो कि बनाए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। फर्दर जो वैलिडिटी है ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट की जो कि ऑथेंटिकेटेड है, वो उसको क्वेश्चन नहीं करा जा सकता किस ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड डेट ये जो है डेट इट इज़ नॉट एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये कोई ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि बनाया गया और एग्जीक्यूट करा गया प्रेसिडेंट के द्वारा। जो प्रेसिडेंट है वो रूल्स बना सकता है फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एलोकेशन के लिए मिनिस्ट्रीज के। ठीक। 78 जो कि ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की आर्टिकल क्या है कि कम्युनिकेट करना टू द प्रेसिडेंट जितने भी डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो कि रिलेटिंग हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, और फर्निश करना सच इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अफेयर्स के यूनियन के, एंड प्रपोजल जो कि लेजिस्लेशन के लिए एज द प्रेसिडेंट जब भी उनको वो बुलाएं।
इफ़ अगर प्रेसिडेंट रिक्वायर करते हैं कि वो सबमिट करें कंसिडरेशन, मतलब टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी भी मैटर पे जिसमें अभी डिसीजन लिया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या अभी लिया नहीं गया है, वो कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि उनसे बोल सकते हैं कि वो इस पर अपना कंसिडरेशन रखें, भले से उन्होंने इस चीज़ पे डिसीजन लिया हो या नहीं लिया हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 78 ये राइट है मिनिस्टर का एज रेस्पेक्ट द हाउसेस, एज रेस्पेक्ट द हाउसेस, यानी कि जो सारे मिनिस्टर्स हैं उनके पास राइट है कि वो बोल सकते हैं और पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में दोनों सदनों की, एंड किसी भी जॉइंट सिटिंग में जो दोनों सदनों की होती है, एंड किसी भी कमेटी में पार्लियामेंट की ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर, बट उसमें यह है कि उनका नाम होना चाहिए उस कमेटी के अंदर में, ऐसा नहीं कि किसी भी कमेटी में चले गए, बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल टू वोट, यानी कि वोट तो वो नहीं दे सकते हैं उसमें। फिर नेचर क्या है एडवाइस का जो कि मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है, तो जो आर्टिकल 74 है वो प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के साथ कि वो हेड करेंगे एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को उसके फंक्शन करने में। जो 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो एडवाइस है उसको बाइंडिंग कर देता है प्रेसिडेंट पे। हालांकि ये जो नेचर है एडवाइस का जो कि प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा दी जाती है प्रेसिडेंट को, वो इंक्वायर नहीं करी जा सकती किसी भी कोर्ट के द्वारा। ये जो प्रोविज़न है ये एम्फेसिस करता है इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप किसके बीच में, प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स के बीच में। 1971 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला था कि इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, तो जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, और आर्टिकल 74 जो है वो एक मैंडेटरी है, एंड देयरफॉर जो प्रेसिडेंट है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिव पावर बिना एड एंड एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। और जो कोई भी एक्सरसाइज करेगी एग्जीक्यूटिव पावर बिना एड एंड एडवाइस के वो विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशन है और वॉयलेट मानी जाएगी आर्टिकल 74 के। अगेन 74 में जो कोर्ट है उसने बोला कि जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करेगा सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट का, तो सेटिस्फेक्शन जो है ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट की, बट ये सेटिस्फेक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की विद हुज, मतलब जिसकी एडवाइस पे, जिसकी एड एंड जिसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपनी पावर एंड फंक्शन को एक्सरसाइज करता है। ठीक, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कैसे होता है मिनिस्टर्स का, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो अदर मिनिस्टर है वो अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है ओनली उन पर्सन को एज अ मिनिस्टर जो कि रिकमेंड करे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यूजुअली जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा के, वो अपॉइंट करे जाते हैं एज अ मिनिस्टर्स, और जो पर्सन जो कि मेंबर नहीं है किसी भी सदन का वो भी अपॉइंट हो सकता है एज अ मिनिस्टर, बट 6 महीने के अंदर उसको मेंबर बन के आना होगा इलेक्शन के थ्रू या नॉमिनेशन के थ्रू, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का, अगर उसे मिनिस्टर रहना है तो। मिनिस्टर जो कि मेंबर होता है किसी भी एक सदन का, उसको राइट टू स्पीक होता है और वो किसी भी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है दूसरे सदन की। ऐसा नहीं है कि जिस सदन में वो चुन के आया उसी सदन में पार्टिसिपेट लेगा, बट ये वोट कर सकता है उसी सदन में जिस सदन का ये मेंबर है, दूसरे सदन में जाके ये वोट नहीं कर सकते। ओथ एंड सैलरी मिनिस्टर्स की, यानी कि जब वो मिनिस्ट्री अपनी संभालते हैं उससे पहले जो प्रेसिडेंट है वो उनकी एडमिनिस्टर करता है ओथ। ठीक, और इस ओथ में वो क्या स्वेयर करते हैं कि टू बियर फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये अपहोल्ड करेंगे सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी इंडिया की, फेथफुली एंड कंसाइंटियसली डिस्चार्ज करेंगे ड्यूटीज़ अपने ऑफिस की, एंड टू डू राइट टू ऑल मेंबर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, बिना किसी फियर और फेवर के, अफेक्शन के और इल और विल के। अपनी इस ओथ ऑफ सेक्रेसी में जो मिनिस्टर है वो स्वेयर करते हैं कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे और रिवील वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कम्युनिकेट करेंगे और रिवील नहीं करेंगे किसी पर्सन को, मैटर को जो कि उनके अंडर में है, और और बिकम टू हिम एज अ यूनियन मिनिस्टर एक्सेप्ट इज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़। बट वही है कि अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हो जाती हैं चीज़ें, मतलब कुल मिला के सीक्रेसी बना के रख रही हैं, आपको नहीं चीज़ें बाहर आने देनी है। ठीक,
इन 1990 जो ये ओथ ली गई थी देवीलाल के द्वारा एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो चैलेंज कर दी गई थी कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रोवाइड करता है ओनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड करा था कि जो ओथ है वो वैलिड है, एंड स्टेट करा था कि डिस्क्राइबिंग पर्सन एज ए डिप्टी मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये डेस्क्रिप्टिव है ओनली, एंड ये जो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन है वो कन्फर्म ऑन हिम एनी पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डज नॉट कन्फर्म ऑन हिम एनी पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये नहीं है कि उसको प्राइम मिनिस्टर की सारी पावर मिल गई है। इट रूल डेट की जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी मिनिस्टर का एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर टाइप ऑफ मिनिस्टर सच एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर, इसका कोई भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। डज नॉट वाइटेट द ओथ टेकन बाय हिम सो लॉन्ग एज द सब्सटेंसिव पार्ट ऑफ द ओथ इज करेक्ट। ठीक। तो यानी कि जो कोई मतलब ये मेंशन नहीं इनके बारे में कहीं पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओथ ली गई है इनके द्वारा सब्सटेंसिव पार्ट के ओथ की वो करेक्ट है। ठीक। डज नॉट विटेट द ओथ। और जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है मिनिस्टर की, वो डिटरमाइन करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। जैसे मिनिस्टर है वो सैलरी पाता है, एंड जो अलाउंसेस है जो कि पेएबल होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उतनी सैलरी उसको मिलती है। एडिशनली उसको कुछ समच्योरी अलाउंसेस मिलते हैं अकॉर्डिंग टू इज रैंक, फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़। 2001 में तो समच्योरी अलाउंसेस थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो रेस्ट करे गए 1500 से 3000 पर मंथ। फॉर अ कैबिनेट मिनिस्टर 1000 से 2000 पर मंथ। फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट 500 से 1000 पर मंथ, एंड फॉर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 300 to 600 पर मंथ। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर यानी कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि मतलब एक वर्किंग से रिलेटेड है पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट के, कि वो ये है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कि आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के। इसका मतलब ये है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो ओन करते हैं जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के लिए अपने जितने भी एक्ट्स हैं, ओमिशन एंड कमीशन, और ये वर्क करता है एज अ टीम एंड स्विन और सिंक टुगेदर, यानी कि ये डूबते भी और उछलते भी दोनों एक साथ ही हैं। यानी कि जिस टाइम पर लोकसभा के अंदर एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जितने भी मिनिस्टर हैं उनको रिज़ाइन करना होगा, इंक्लूडिंग वो मिनिस्टर भी जो कि राज्यसभा से भी हैं। ऑल्टरनेटिवली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करने के लिए लोकसभा, किस ग्राउंड पे, कि ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं व्यूज़ ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली, एंड इनको फ्रेश इलेक्शन की ज़रूरत है। तो जो प्रेसिडेंट है वो ऑब्लिग नहीं करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, डेट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ऑल्सो मीन्स डेट की जो कैबिनेट डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स पे एंड अदर मिनिस्टर्स पे, इवन वो अगर डिफ़र करते हैं कैबिनेट मीटिंग में भी। ये ड्यूटी है हर एक मिनिस्टर की को वो स्टैंड करे अपने कैबिनेट डिसीजंस के साइड एंड सपोर्ट करें विद इन और आउटसाइड द पार्लियामेंट। इफ़ अगर कोई भी मिनिस्टर डिसएग्री करता है कैबिनेट के डिसीजन से एंड इट वो प्रिपेयर नहीं है डिफेंड करने के लिए, तो उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। और जो अलग जितने भी सेवरल मिनिस्टर्स हैं हैव रिजाइंड इन द पास्ट ओनिंग टू देयर डिफरेंसेस विद द कैबिनेट। कई बार अगर अगर आपने देखा होगा कि जो कुछ मिनिस्टर्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस रह जाते हैं अपने कैबिनेट के अकॉर्डिंग, तो वो अपना रिज़ाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिज़ाइन कर दिया था, उनके डिफरेंसेस देखने को मिले थे इनके कलीग्स के साथ। हिंदू कोड बिल पे 1953 में तो सी डी देशमुख ने भी रिज़ाइन करा था, उनके भी डिफरेंसेस थे पॉलिसीज से रिलेटेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के। आरिफ मोहम्मद खान ने भी रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि ड्यू टू हिज अपोजिशन टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ठीक। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 जो है वो कंटेन करता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस जब तक वो प्रेसिडेंट चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो रिमूव कर सकते हैं मिनिस्टर को इवन एट अ टाइम जिस टाइम पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कॉन्फिडेंस एंजॉय भी कर रही हो लोकसभा में, इन द सेंस कि वो कॉन्फिडेंस में भी है, तब भी वो उसको हटा भी सकते हैं। हावर्ड जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकता है मिनिस्टर को ओनली किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की।
इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है परफॉर्मेंस से मिनिस्टर की, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोल सकते हैं उसको कि भाई या तो आप रिज़ाइन कर दीजिए, वरना वो एडवाइस कर देंगे प्रेसिडेंट को कि वो उसको डिसमिस कर दें। और ये जो पावर है एक्सरसाइज करने की, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंश्योर करता है रियलाइजेशन किस चीज़ का, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ को। इस कंटेक्स्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी, वो क्या है कि जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अचीव हो सकती है ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और इस वजह से जो अनलेस एंड अनटिल जो ऑफिस क्रिएट हुआ है, वी क्रिएट दैट ऑफिस एंड एंड्यू दैट ऑफिस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू नॉमिनेट एंड डिसमिस मिनिस्टर्स, देयर कैन बी नो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है कि नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ब्रिटेन के अंदर इवन जो ऑर्डर जो हर एक ऑर्डर जो होता है किंग का किसी भी पब्लिक एक्ट के लिए वो काउंटर साइन करा जाता है मिनिस्टर के द्वारा। इफ़ अगर जो ऑर्डर है वो वायलेशन से रिलेटेड है किसी भी लॉ के, तो जो मिनिस्टर है वो रेस्पॉन्सिबल होगा, लाइबल होगा कोर्ट में। और जो लीगली एक्सेप्टेड जो फ्रेज है ब्रिटेन में वो क्या है कि जो किंग है वो कुछ गलत भी कर सकता है, हेंस ही कैन नॉट बी श्यूड इन एनी कोर्ट, बट उसको किसी भी कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता। बट भारत में दूसरी तरफ क्या है कि कोई भी इस तरीके का प्रोविज़न ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है कि जो कोई भी ऑर्डर है प्रेसिडेंट का फॉर अ पब्लिक एक्ट वो काउंटर साइन करा जाएगा मिनिस्टर के द्वारा। मोर ओवर जो कोर्ट है उसको बार करा गया है कि वो इंक्वायर नहीं कर सकता है किसी भी इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस जो कि दी गई है किसके द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को। कंपोजिशन क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, अगर आप देखेंगे तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं थ्री कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, नेमली कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। और जो डिफरेंस है बिटवीन देम वो लाई करता है कि इसमें रेस्पेक्टिव रैंक के मॉल्यूमेंट्स एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में। और एट द टॉप ऑफ ऑल ये जो मिनिस्टर है वो स्टैंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और जो सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी है कंट्री की। और जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो हेड करता है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सो फोर्थ। ये मेंबर होते हैं कैबिनेट के एंड अटेंड करते हैं मीटिंग एंड प्ले करते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल डिसाइडिंग करने में पॉलिसीज़ को। थस जो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सटेंड होती है ओवर देयर गैमुट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं उनको मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है मिनिस्ट्रीज़ का, डिपार्टमेंट का, और अटैच करके कैबिनेट मिनिस्ट्री भी दी जा सकती है। और इन केस ऑफ अटैचमेंट दे में आइदर भी गिवन द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब किसी एक डिपार्टमेंट का चार्ज दे दिया जाए मिनिस्टर्स का जो कि हेड करा गया कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, और एलोकेट कर दिया जाए कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स ऑफ वर्क जो कि रिलेटेड मिनिस्ट्रीज से जो कि हेड करे गए कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा। इन बोथ केसेस ये वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस एज वेल एज अंडर द ओवरऑल जो भी चार्ज है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट मिनिस्टर्स की। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब अगर उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है तो वो परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन एंड एक्सरसाइज करते हैं सेम पावर इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एज कैबिनेट मिनिस्टर्स डू। हाउएवर ये मेंबर नहीं होते हैं कैबिनेट के एंड अटेंड नहीं करते हैं कैबिनेट मीटिंग अनलेस स्पेशली इनवाइट नहीं करा जाए, अनलेस स्पेशली इनवाइटेड व्हेन समथिंग रिलेटेड टू देयर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो भी कंसिडर करी गई उनकी कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट इन रैंक वो होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। इनको कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का। ये अटैच्ड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड असिस्ट करा जाता है इनको एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज से। ये मेंबर नहीं होते कैबिनेट के एंड नहीं अटेंड करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स को। इट मस्ट ऑल्सो बी मैंशन कि हेयर डैट कि देर इज़ वन मोर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर जिसको हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बोलते हैं। ये जो है मेंबर होते हैं लास्ट कैटेगरी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जिनको मिनिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इनका कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता है अंडर देयर कंट्रोल। ये अटैच्ड होते हैं सीनियर मिनिस्टर के साथ एंड असिस्ट करते हैं इनको डिस्चार्ज करने में पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ को। हाउएवर 1967 से कोई भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट नहीं करी गई है एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट।
एट टाइम्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इंक्लूड करते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करे गए हैं मोस्टली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट, जो वर्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट वो ओपनली यूज़ होता है इंटरचेंजेबली, तो देर इज़ अ डेफिनेट डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। ये डिफ़र करते हैं फ्रॉम ईच अदर किस रेस्पेक्ट में, कंपोजिशन में, फंक्शन में एंड रोल में। ये जैसा टेबल में भी अभी हम देखेंगे। तो रोल क्या है कैबिनेट का, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, ये हाई चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये चीफ कोऑर्डिनेटर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, एडवाइजरी बॉडी है प्रेसिडेंट को एंड उसकी एडवाइस बाइंडिंग होती है उन पर, ये चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड डील करती है जितनी भी ऑल इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, ये डील करती है जितने भी मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल ओवर हाई अपॉइंटमेंट जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटर, ये डील करती है फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स के साथ। क्या डिस्टिंक्शन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट में, ये एक बाइटर बॉडी होती है जिसके अंदर में 60 से 70 मिनिस्टर होते हैं, ये एक स्मॉलर बॉडी होती है जिसके अंदर में 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं। ये इंक्लूड करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, इसके अंदर में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ओनली, और ये पार्ट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये पार्ट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी, उन्हीं में से 10-15 लोग होते हैं कैबिनेट में। ये मीट नहीं होती है एज अ बॉडी ट्रांजैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बिजनेसेस को, इसका कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं है, बट ये मिलती है फ्रिक्वेंटली वंस इन अ वीक, जिससे कि डेलिब्रेट एंड डिसीजन ले सके रिगार्डिंग जो भी गवर्नमेंट मतलब करना चाह रही है, ठीक ये कुछ भी चीज़। तो इस वजह से इसकी जो वो कलेक्टिव फंक्शन करती है, और इसकी जितनी भी पावर है वो थ्योरी में होती है, बट इसकी जो एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलती है। जो भी पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ओके, ये फंक्शन करती है जो भी डिटरमाइन करा गया कैबिनेट के द्वारा, और ये डायरेक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजन जो कि बाइंडिंग होता है हर एक मिनिस्टर्स पे। ये इम्प्लीमेंट करता है डिसीजंस जो कि लिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, ये सुपरवाइज करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए डिसीजन किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि डील करती है डिटेल में आर्टिकल 74 से 75 से कॉन्स्टिट्यूशन के, इट्स जो साइज़ है एंड क्लासिफिकेशन है वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका जो साइज़ है वो डिटरमाइन करा गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टायर बॉडी में है, वो किस पे बेस्ड है, कन्वेंशन पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के जो कि डेवलप्ड हुआ था ब्रिटेन में। हाउवर इसको एक लेजिस्लेटिव सैंक्शन मिला हुआ है, और जो सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट है 1952 का वो डिफाइन करता है मिनिस्टर को एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाई वोट एवर नेम कॉल एंड इंक्लूड अ डेप्यूटी मिनिस्टर। इसकी जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोअर हाउस के लिए पार्लियामेंट की, ठीक। और अगर यहीं पे देखा जाए तो कैबिनेट के, तो ये इंसर्ट करा गया था आर्टिकल 352 में कॉन्स्टिट्यूशन के 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और इट डिड नॉट फाइंड अ प्लेस, किस में उसको जगह नहीं मिलती, किस में ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है। ना ऑल्सो आर्टिकल 352 जो कि ओनली डिफाइन करता है कैबिनेट को कि ये एक काउंसिल कि डेट इट इज़ द काउंसिल कंसिस्ट करती है जो कि प्राइम मिनिस्टर को एंड अदर मिनिस्टर्स को कैबिनेट रैंक की जो कि अपॉइंट होते हैं अंडर आर्टिकल 75 एंड डज नॉट डिस्क्राइब इट्स पावर एंड फंक्शंस। इन अदर वर्ड्स ये इसका जो रोल है हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये बेस्ड है कन्वेंशन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो कि डेवलप्ड है ब्रिटेन में। ये इन्फोर्स करता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। रोल और डिस्क्रिप्शन, जो अलग अलग कमेंट्स हैं जो कि दिए गए हैं एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के द्वारा ऑन द रोल ऑफ कैबिनेट ब्रिटेन में, जो कि होल्ड करते हैं, होल्ड गुड्स इन द कंटेक्ट इंडियन कंटेक्स्ट ऑल्सो ये मैंशनड है नीचे, जैसे कि राम से म्योर जो कि कैबिनेट है वो एक स्टीयरिंग व्हील है एक शिप की तरह स्टेट का। लोवेल ने बताया कि जो कैबिनेट है वो एक की स्टोन है पॉलिटिकल आर्क का। सन जॉन मैरियोट जो कि कैबिनेट है
पाइवेट है अराउंड जिसके चारों तरफ पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व करती है। ग्लैडस्टोन जो कि कैबिनेट है, एक सोलर ऑर्बिटल अराउंड जिसके अदर बॉडीज रिवॉल्व करती हैं। बारकर जो कि कैबिनेट है मैग्नेट ऑफ पॉलिसी का, ठीक, कैबिनेट जो कि एक मैग्नेट है पॉलिसी का। बैगोट कैबिनेट जो कि हाइफन है जो कि ज्वाइन करता है, ये जो बकल जो कि बाइंड करता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को एक साथ। सर आइवर जेनिंग्स जो कि कैबिनेट है वो एक कोर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का, ये प्रोवाइड करता है यूनिटी ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। एल एस एमेरी जो कैबिनेट है वो सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का। जो पोजीशन है कैबिनेट की ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जो रेमेस से म्यूर है वो रेफर करता है एज ए डिक्टेटरशिप कैबिनेट को। एंड इनकी जो बुक है हाउ ब्रिटेन इज़ गवर्न उन्होंने लिखी है। और ए बॉडी विच wields सच पावर एज दिस मे बी फेयरली डिस्क्राइब्ड एज अ omnipotent in theory, however it may be of using its omnipotence। जो मतलब बुक उन्होंने लिखी है हाउ ब्रिटेन इज गवर्ड, तो उनमें बताया है कि ये एक ओमनीपोटेंट है थ्योरी में, हावर वो इनकेपेबल है इस ओमनीपोटेंस को यूज़ करने में। इसकी जो पोजीशन है whenever ये it commands a majority is a dictatorship only qualified by publicity। ये जो dictate and this dictatorship is far more absolute that it was two generation ago। the same description holds in the Indian context too। okay, किचन कैबिनेट, ये जो कैबिनेट होती है एक स्मॉल बॉडी होती है जिसके अंदर में कंसिस्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसके हेड होते हैं, ठीक। एंड लगभग 15 से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होते हैं जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है फॉर्मल सेंस में। हार्वर्ड जो स्टिल स्मॉलर बॉडी है जिसको हम बोलते हैं इनर कैबिनेट और किचन कैबिनेट, ये बनी है एक रियल सेंटर ऑफ पावर। और ये जो इनफॉर्मल बॉडी है कंसिस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एंड 2 to 4 इन्फ्लुएंस एंड कलीग्स, जिसके अंदर में फेथ एंड विद होम वो डिस्कस कर सकते हैं हर एक प्रॉब्लम को। ये एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर को इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ पे एंड असिस्ट करती है बनाने में क्रूशियल डिसीजन। ये कंपोज करती है नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर बट ऑल्सो आउटसाइड, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली एंड मेम्बर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोग हो सकते हैं जो कि इसको एडवाइस कर सकते हैं। हर एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है भारत में उसका एक इनर कैबिनेट होता है, एक सर्कल विद इन अ सर्कल। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय पे जो इनर कैबिनेट था वो आया था जिसको हम किचन कैबिनेट बोलते हैं। ये पर्टिकुलरली पावरफुल था, मतलब ये आसपास के लोगों से अपना एक चीज़ों को विचार विमर्श करके आगे डिसीजन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिसोर्ट करता है टू द एडवाइस ऑफ इनर कैबिनेट और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ड्यू टू इट्स मेरिट, ठीक। और ये एक स्मॉल यूनिट होती है एंड मच मोर एफिशिएंट होती है डिसीजन मेकिंग में बॉडी देन अ लार्जर कैबिनेट। और ये मीट करती है मतलब ज़्यादा एंड डील करती है बिजनेस मच मोर एक्सपीडिटियसली देन द लार्जर कैबिनेट। ये हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर को मेंटेन करने में सीक्रेसी इन मेकिंग डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इशूज़। हाउएवर काफ़ी डिमेरिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये रिड्यूस कर देती है अथॉरिटी एंड स्टेटस कैबिनेट का इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। और ये इट्स सरकमवेंट्स की जो लीगल प्रोसेस होता है ये अलाउ कर देता है आउटसाइड पर्सन को एंड प्ले करता है इन्फ्लुएंस एंड रोल इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। और जो फेनोमिना है किचन कैबिनेट का, जहाँ पे जो डिसीजंस है वो बनाए जाते हैं वो रखे जाते हैं कैबिनेट के सामने फॉर फॉर्मल अप्रूवल। ये यूनिक इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया, ये आपको यूएसए एंड ब्रिटेन में भी देखने को मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है ये भी, ठीक। आर्टिकल जो कि रिलेटेड है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड, तो जैसे आर्टिकल 74 है वो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। 75 जो कि अदर प्रोविज़न है मिनिस्टर्स से रिलेटेड। 77 जो कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। 78 जो कि ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की एज रेस्पेक्ट टू फंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। 88 राइट ऑफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू द हाउसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट कैबिनेट कमेटी को पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 21 कैबिनेट कमेटीज, फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमेटी। फॉलोइंग फीचर्स हैं कैबिनेट कमेटी के। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल
इन इमरजेंसी, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हाउएवर जो रूल ऑफ बिजनेस है वो प्रोवाइड करा जाता है इनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए। दो टाइप के स्टैंडिंग एंड एडहोक मतलब होती हैं ये, जस्ट लाइक जैसे फॉर्मर आर ऑफ परमानेंट नेचर, लेकिन बाद में ये टेम्परेरी नेचर की हो जाती हैं। और जो एडहोक कमेटी हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होती हैं टाइम टू टाइम, जो कि डील करती हैं स्पेशल प्रॉब्लम के साथ। ये डिसबैंड हो जाती हैं जैसे इनका टास्क कंप्लीट हो जाता है। ये सेटअप करी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द टाइम, या मतलब वही है कि जिस टाइम पर रिक्वायरमेंट हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस टाइम पे फॉर्मेशन हो जाती हैं। हाउएवर जो नंबर है, नोमेनक्लेचर एंड कंपोजिशन वो वेरी करते हैं टाइम टू टाइम। इनका जो मेंबरशिप है वो वेरी करती है, जस्ट लाइक 3 से 8 मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये यूजुअली इंक्लूड करती है ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स को। हाउएवर जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो डिवार्ड आर नॉट डिवार्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप। ये नोट ओनली मतलब इसके अंदर में मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट कवर्ड करे जाते हैं इनके द्वारा, बट ऑल्सो ये इंक्लूड करते हैं अदर सीनियर मिनिस्टर्स को। ये मोस्टली हेड करी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और समटाइम्स जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं पर्टिकुलरली होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो एक्ट करते हैं एज अ चेयरमैन। बट इन केस जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक मेंबर होते हैं कमेटी के, तो ही इनवेरिएबली प्रिसाइड करते हैं इसके ऊपर। दे नॉट ओनली शॉर्ट आउट इशूज़ बट फॉर्मुलेट करते हैं प्रपोजल कंसिडरेशन के लिए कैबिनेट के, बट ऑल्सो ये टेक डिसीजंस। हाउएवर जो कैबिनेट है वो रिव्यू करती है डिसीजंस का, और ये ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस होता है रिड्यूस करने का एनॉर्मस वर्कलोड को कैबिनेट के। ये फैसिलिटेट करते हैं इन डेप्थ एग्जामिनेशन पॉलिसी इशूज़ के एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करते हैं। और ये बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल्स पे किसके, ऑन द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमेटी 1994 में 13 कैबिनेट कमेटीज़ थी, जैसे कि कैबिनेट कमेटी ऑन फॉलोइंग ऑन पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल कैलेमिटीज़, पार्लियामेंट्री अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, accommodation cabinet committee on accommodation, on foreign investment, on drug abuse control, और उसके अलावा ऑन प्राइसेस, ऑन माइनॉरिटी वेलफेयर, ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। 2013 में 10 कैबिनेट कमेटी ही एग्जिस्टेंस में देखने को मिली। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ऑन प्राइसेस, ऑन पॉलिटिकल अफेयर या अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, या ऑन सिक्योरिटी, ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑन इन्वेस्टमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलेटेड इश्यूज, या पार्लियामेंट्री अफेयर्स, या ऑन अकोमोडेशन। एट प्रेजेंट फॉलोइंग 8 कैबिनेट कमेटीज फंक्शनल्स हैं, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, ऑन इकोनॉमिक अफेयर, या अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, पॉलिटिकल अफेयर, ऑन अकोमोडेशन, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। फंक्शन क्या है कैबिनेट कमेटी के, तो जो फॉलोइंग 4 मोर इम्पोर्टेंट कैबिनेट कमेटी हैं, जस्ट लाइक जैसे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो कि डील करती है जितने भी और पॉलिसी मैटर्स होते हैं जो कि पर्टेन करते हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स को। इकोनॉमिक अफेयर कमेटी जो कि डायरेक्ट करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ को इन द इकोनॉमिक स्फेयर। अपॉइंटमेंट कमेटी जो कि डिसाइड करते हैं जितने भी हाई लेवल अपॉइंटमेंट होते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पब्लिक एंटरप्राइजेस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी लुक करती हैं, मतलब देखती हैं प्रोग्रेस गवर्नमेंट बिजनेसेस का पार्लियामेंट में। जो फर्स्ट 3 कमेटी हैं वो चेयर करी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एंड जो लास्ट वन है वो होम मिनिस्टर के द्वारा। और ऑफ ऑल द कैबिनेट कमेटी जो मोस्ट पावरफुल है वो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, जो कि डिस्क्राइब करी जाती है एज ए सुपर कैबिनेट। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि इन एडिशन टू कैबिनेट कमेटीज जो अलग अलग सेवरल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं डिफरेंट इशूज़ में सब्जेक्ट्स वगैरह को। और सम ऑफ दी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एम्पावर करते हैं टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट, जहाँ पे जो अदर मेक रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट। और जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर का वो एक लाइबल एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है कोऑर्डिनेशन का मिनिस्टर्स के बीच में। एंड दीज आर एडहॉक बॉडीज जो कि फॉर्म होती हैं और रिकमेंडेशन देती हैं कैबिनेट को सर्टेन इमरजेंट इशूज़ एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम एरियाज में। मिनिस्टर जो कि हेड करते हैं कंसर्न मिनिस्टर्स को वो इंडक्टेड होते हैं इनटू द रिलेवेंट गवर्नमेंट इनटू द रिलेवेंट
गवर्नमेंट GOMs यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एंड जो एडवाइस होती है वो क्रिस्टलाइज्ड, दे आर व्हेन द एडवाइस इज क्रिस्टलाइज्ड दे आर डिसबैंडेड। जिस टाइम पे सेकंड रिफॉर्म कमीशन जो कि 2005 से 9 के बीच में बैठा था, इसने कुछ फॉलोइंग रिकमेंडेशन बनाई थी इन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग में, इनकी वर्किंग से। जो कमीशन है वो ऑब्जर्व करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो कि रिजल्ट मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो मतलब रेगुलरली नहीं मिल पाते हैं टू कंप्लीट देयर वर्क, तो इसकी वजह से सिग्निफिकेंट लेट हो जाते हैं मेजर इशूज़ पे। जो कमीशन है वो ये फील करता है कि जो मोर सेलेक्टिव यूज़ करा जा गया इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के, जो कि परहैप्स लीड करता है मोर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, पर्टिकुलरली इफ़ अगर वो एम्पावर हैं अराइव करने में एट द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट विद टाइम लिमिट्स जो कि डिस्क्राइब करी गई हैं कंप्लीट करने के लिए वर्क को। जो कमीशन है उसने रिकमेंड करा कि नीड है इंश्योर करने की जो एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेशन है मैकेनिज्म ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फंक्शन इफेक्टिवली एंड हेल्प्स इन अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ इशूज़। जो सेलेक्टिव बट इफेक्टिव यूज़ जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का क्लियर मैंडेट करता है एंड प्रिस्क्राइब करता है, टाइम लिमिट वुड बी हेल्पफुल। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, पार्लियामेंट। सो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।